हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमविद आरवी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ईबीएस के उन शानदार प्रश्नों की जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? शिक्षक दिवस के रूप में क्या 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह संपादित होती है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वर्षों द्वारा। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? तो आप यदि ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको नहीं लगाना है, सभी पौधों के द्वारा नहीं होगा। किसके द्वारा होता है? सभी हरे पौधों के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको प्रश्नों को कि ऑप्शन जो होंगे उनको चारों ऑप्शन को ध्यान से देख करके तभी आपको टिक करना है ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होगा वह सभी हरे पौधों के द्वारा होता है सूर्य की उपस्थिति में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो यह प्रश्न सभी को पता है। किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापा जाता है। क्या? डेसिबल से ध्वनि का प्रदूषण मापा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन होगा? तालाब। यहाँ पर ऑप्शन कौन करेक्ट कर लिए? बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। चलो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक के बारे में बात करते हैं। तो जीवीय कारक क्या होते हैं? वे कारक, वे वस्तु, वे जीव जंतु जिनमें जान हो। क्या? जिनमें जान होता है उन्हें हम किसके अंतर रखेंगे? जीवीय, जिनकी जान हो। तो देखो पेड़ पौधों की जान होगी, बिल्कुल। वो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होंगे? सजीव होंगे। जंतु, जंतु भी क्या आएंगे? सजीव होंगे। सूक्ष्म जीव क्या आएंगे? सजीव आएंगे। लेकिन चट्टान जो होगा वह निर्जीव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है कौन जीवीय कारक नहीं है, इस शब्द को ध्यान देना है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चट्टान जो होगा वह जीवीय कारक का उदाहरण नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। तो जब फ़ारेनहाइट पर मापेंगे कितना, तो पानी का क्वथनांक कितना होगा? यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड पे मापें, डिग्री सेंटीग्रेड में मापेंगे तो आप सबको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पानी का हिमांक की बात करें तो कितना होता है? 0 डिग्री पर होता है। कितना? 0 डिग्री पर होता है। लेकिन यह डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? 212 फ़ारेनहाइट पे होगा। आप 100 मत करिएगा, 100 ये गलत हो जाएगा। ये जब पूछेगा आपसे क्या डिग्री सेंटीग्रेड तभी आप इसको आंसर करेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या हुआ है? आप देख रहे हो कि ये लोहे की छड़ है और आप इस लोहे की छड़ को यहाँ पर यदि गर्म करें तो यह धीमे 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 आपने नोटिस किया होगा कि इस छड़ इस दूसरे कोने तक भी ये धीमे धीमे गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ऊष्मा होती है, जब ऊष्मा आप यहाँ पर आप ऊष्मा यहाँ मिली तो ऊष्मा का जब प्रसार होता है,
ऊष्मा का प्रसार होता है तो ये दूसरे तक धीमे धीमे ये दूसरा कोना भी यहाँ पे गर्म होने लगा ऊष्मा के प्रसार के कारण। और ऊष्मा का प्रसार किस में होता है? जब ऊष्मा का प्रसार केवल धातु में होगा। किस में? धातु में होगा। तो यहाँ पर लिखा है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होगा, यानी ऊष्मा अच्छी तरीके से संचालित होगी। ऊष्मा का अच्छा कुचालक होगी तो वहाँ पर ऊष्मा प्रसारित नहीं हो पाएगी। ऊष्मा अर्धचालक भी नहीं होगा और हीटर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का अच्छा सुचालक है या ऊष्मा का क्या हो? अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पर आगे बात करेंगे, कह रहा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अच्छा, एक और यहाँ से पूछता है कि दूध से दही बनना वह कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक है कि रासायनिक है। तो यहाँ पर तब हम ऑप्शन कौन सा लगाते? दूध से दही बनने की प्रक्रिया कौन सी क्रिया होगी, भौतिक क्रिया होगी कि रासायनिक क्रिया होगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए रासायनिक क्रिया में, जो रासायनिक क्रिया होगी तो रासायनिक क्रिया वह होती हैं जो एक बार जहाँ पर दूध था और दूध से यदि हम दही बनाएंगे, दूध से क्या बना दिए? दही बना दिए। क्लियर है? अब दही से पुनः क्या हम दूध बना सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। तो जो एक बार प्रक्रिया आपने मूल अवस्था से वापस ना आ पाए, मूल अवस्था को छोड़ करके पुनः वापस ना आए, तो वह रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। कैसे? रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे दूध से दही बनना, तो एक बार दूध था और दही बन गया तो उसका पुनः दूध बनना मुश्किल है, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। आम का सड़ना, जब आम था, एक अच्छा आम था, ये सड़ गया है। अब सड़ने के बाद सोचो कि पुनः या वैसे आम बन जाए तो यह मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? रासायनिक क्रिया हो जाती है। लेकिन बात करें रबर का खींचना, यदि आप यहाँ पर रबड़ थी, इसको यहाँ तक खींच लाए हो और इसको जब पुनः छोड़ोगे तो फिर वही पुनः अपनी स्थिति ले लेगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक क्रिया कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से पूछा गया कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया कौन सी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, किण्वन। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। आप सबको पता है कि ध्रुव तारा हमेशा किधर दिखाई देता है? तो यह उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए हम इसे उत्तरी तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा हमेशा किधर आपको नजर आएगा? उत्तर दिशा में दिखाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उत्तरी तारे के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अफ्रीका से भारत आया था? अफ्रीका से लाया गया था। पत्ता गोभी, आलू, भिंडी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अफ्रीका से जो भारत में आया था वह कौन था? भिंडी था, यानी लेडी फिंगर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है? यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है वायरस यानी विषाणु को। किसे? वायरस यानी विषाणु। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो यह अशोक हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल का मतलब क्या होता है? अचल का मतलब जो चल ना सके। चल का मतलब जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पे हो, अभी थोड़ी देर बाद आप यहाँ स्थान पे मिलोगे, है ना, तो ये चल हो जाएगा। और अचल का मतलब है जो चल ही नहीं पाए, यहाँ था तो आपको यही मिलेगा, वो चल फिर नहीं पाता है। वो ऐसा कौन सा जीव है? लीच है, इनकनस है, यूक्लेटा है या काइटन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, यूक्लेटा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगाने वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राजकीय पक्षी पूछा गया है, राज्य का पक्षी पूछा गया, राष्ट्रीय पक्षी नहीं। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जो लोग गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होती है? पराबैंगनी किरणें जो होंगी वो सबसे हानिकारक कौन सी होंगी? ए, बी या सी? तो सबसे जो हानिकारक होती हैं वो सी, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निचले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत स्थानांतरण होता है? कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक कितने % ट्रांसफ़र होता है? तो ये बात आपको पता है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वह मात्र 10% का होता है। 10%, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो आप किसको लगाओगे? लिंडेमान। किसने दिया था? लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। और इन्होंने एक बात कही थी कि जो ऊर्जा होगी वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही स्थानांतरित होती है। लेकिन अब एग्जाम में प्रश्न इसको घुमा के पूछता है। क्या पूछता है कि निचले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितने प्रतिशत ह्रास हो जाता है? क्या प्रश्न पूछ लेता है? कितने प्रतिशत ह्रास हो जाता है? अब वहाँ पर ये ऑप्शन और नीचे देखो 90% भी है, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 90% होगा। कितने % हो जाता? 90%। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है। ये अधिकतर जब ऐसा प्रश्न देखे तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? 10% लगा देते हैं, है ना। लेकिन आपको ये पूछना, यहाँ पर पूछा कितने % स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे उस पर कितना जाता है? तो 10%। और कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। तो आप देख लो 10% आपका तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, तो 90% आपका क्या हो गया है? ह्रास यानी लॉस हो गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अंग्राशय? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे ज़्यादा है? जैव विविधता जो होगी वो सर्वाधिक किस देश में है? तो ये तो प्रश्न आसान है। कहाँ है? ब्राज़ील है। कहाँ पे? ब्राज़ील में है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर आएगा कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो यह भी यह है असम में। कहाँ पे है? असम में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ है? तो गुजरात में है। क्लियर है? यहाँ पर पूछा गया भारतीय गैंडा कहाँ स्थित है? तो भारतीय गैंडा स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी एक सींग वाला जो गैंडा है वह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।